जोगी जी मुख्यमंत्री बने, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वापस सत्ता पे नहीं आए? पापा हमेशा कहते थे कि अगर मुझको एक बार भी और मौका मिल जाता तो छत्तीसगढ़ को मैं सिंगापुर बना देता। पुत्र मुंह के चलते अमित जोगी ने अजीत जोगी को खा गए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? तोला नहीं सकन त तोर पेट के पीलाला देखबो। ऐसी गलतियां या कहें कुछ ऐसे आरोप जो अब तक उस चीज को लेकर पछतावा है जो 3 सालों में आप लोग के ऊपर लगे। मेरे ऊपर नया आरोप लगाया गया झीरम का कि झीरम भी इन्होंने नहीं कराया है और सबूत मेरी जेब में है। कौन सा सबूत है जो आप अपनी जेब से बाहर नहीं निकाल रहे हैं? पिताजी चले गए, आपके ऊपर आरोप को खुद अपने ऊपर पिताजी लेते रहे। जब तक पापा रहे तमाम आरोप मुझ पर लगते रहे। पापा गए उसके बाद कोई एक आरोप लगा है? अजीत जोगी जी के बारे में जब चर्चा होता है तो यही कहा जाता है कि अमित जोगी जी की वजह से सत्ता पे नहीं आए। अमित जोगी ने जो पॉलिटिक्स करी है हमेशा इश्यू बेस्ड और फैक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की है। अमित जोगी अब अपनी पार्टी से नहीं, अब वापस कांग्रेस में प्रवेश करने वाले हैं। कि जिस पार्टी का इनकमिंग कॉल बंद हो गया है, केवल आउटगोइंग ही चल रहा है। एक मैं हूं जो लगाऊं कि इनकमिंग ले लो भाई, फिर भी नहीं ले रहे। कौन है जो नहीं चाहता कि अमित जोगी पार्टी में आए? डूबते हुए जहाज में मैं बोल रहा हूं चलो मैं चढ़ने को तैयार हूं। मुझको लगता है कि इस जहाज को डूबने से बचाया जा सकता है। जो लोग डूब रहे हैं उनको मैं एक लाइफ बोट दे रहा हूं। जहां बात होती है दिल की जमीनी सच्चाइयों और उन आवाजों की जो हम सबको छोड़ती है। राजनीति से लेकर समाज तक, भावनाओं से लेकर विवादों तक, यह मंच है हर उम्र, हर सोच, हर दिल की बातों का। यहाँ मिलेंगी जेन की जिज्ञासाएं, मिलेनियल्स के विचार और बुजुर्गों की समझ, सब एक साथ अनफिल्टर्ड बातचीत में। हर मुद्दे पर होगी बात मेरे साथ। जोहार छत्तीसगढ़, अनफिल्टर्ड बातों में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अमित अजीत प्रमोद जोगी, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के पुत्र। आज खूब सारी बातें होंगी उनके साथ, खूब सारे मुद्दों पर चर्चा होंगी उनके साथ। छत्तीसगढ़ में कैसा रहा अजीत जोगी का कार्यकाल, क्यों आखिर पार्टी से नाराजगी रही, क्यों नई पार्टी बनाई गई, आखिर अब जोगी परिवार कहाँ है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अमित जोगी जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन अनफिल्टर्ड। थैंक यू सो मच। जोगी जी मुख्यमंत्री बने, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वापस सत्ता पे नहीं आ पाए? इसके कई कारण हैं, पर मैं इसको एक सकारात्मक नज़रिए से देखता हूँ। नियति ने, ईश्वर ने उनको एक मौका दिया, नया राज्य बना था, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ थीं। उनको अवसर मिला कि एक मजबूत नींव रखें, राज्य के ब्लूप्रिंट को तैयार करने का अवसर मिला। नई राजधानी उन्होंने बनाई, बिलासपुर में हाई कोर्ट ले गए, कई ऐसी संस्थाएं शुरू करी जो आज भी बहुत मजबूत हैं। मितानिन योजना उन्होंने शुरू करी जो पूरे देश में लागू की गई। किसानों का धान खरीदना उन्होंने शुरू किया, ये भी पूरे देश में लागू हुआ। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आए छत्तीसगढ़ में, एनटीपीसी सुपर थर्मल, नगरनार स्टील प्लांट, तो कई ऐसे उन्होंने काम किए। अब दोबारा तिबारा क्यों अवसर नहीं मिला, इस पर तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन पापा हमेशा कहते थे कि अगर मुझको एक बार भी और मौका मिल जाता तो छत्तीसगढ़ को मैं सिंगापुर बना देता। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों को मौका मिला उनके हाथों सिंगापुर तो नहीं, पर आज हमारा छत्तीसगढ़ मणिपुर जरूर बन रहा है। अब राजनीतिक कारणों में जाएं, 2003 में क्यों नहीं सरकार बनी, तो अब तो बहुत घिसा पिटा टेप लगता है ये, पर मैं पहला कारण अगर बताऊंगा, उस समय भी बोला था, सन
2003 में मैंने, और आज भी 2025 में मैं उसी बात पर कायम हूं। जो ईवीएम का खेल हुआ है, कई जगह हुआ, उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई थी। पहली बार देश में ईवीएम से अगर कहीं चुनाव कराए गए थे तो 2003 में कराए गए थे। आप 2003 के पहले के सारे आंकड़े निकाल के देख लीजिए। बस्तर विशेष संभाग के, बस्तर आप जानती हैं बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। वहाँ पर 1998 तक जितने भी चुनाव हुए, कभी भी 52% से ज़्यादा मतदान नहीं हुआ, लेकिन 2003 में वहाँ 90% मतदान हो रहा है। इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? और तब नक्सलवाद भी था, आज भी है। ये एक कारण मैं मानता हूँ, पर इसके अलावा अगर कारण देखें, 2003 में, 2008 में, 2013 में 3 बार कांग्रेस पार्टी लगातार क्यों हारी, क्यों सरकार नहीं बन पाई, इसका जो मैं प्रमुख और एकमात्र, ईवीएम तो मैंने ऐसे ही आपको बताया क्योंकि अभी ईवीएम का बड़ा डिस्कोर्स चल रहा है, पर पहली बार अगर ईवीएम की ऑफिशियली किसी ने शिकायत करी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो वो हम लोगों ने की थी। तब आप शायद नई नई जर्नलिज्म में आई थी, तो आपको भी याद होगा उस समय। पर वो बिसाइड्स द पॉइंट है। जो मैं मेन एज अ पॉलिटिशियन जो कारण मानता हूँ, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट जो मैं कारण मानता हूँ, कि कांग्रेस पार्टी ने 3 में, 8 में और 13 में तीनों बार सिटिंग गेटिंग का जो फॉर्मूला अप्लाई किया। जितने भी हमारे विधायक थे, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। मतलब लोग यहाँ पर जो 100 अगर विधायक चुने जाते हैं तो उनमें से 90 विधायकों को दोबारा मौका नहीं देते हैं। लोग अपने विधायकों से बहुत जल्दी नाखुश हो जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह जी बीजेपी के नेता थे, मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हर बार नए चेहरे को 3 में, 8 में, 13 में 50% अपने विधायकों का टिकट काट के और नए लोगों को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस पार्टी ने, अब मुझको याद है 2003 में हमारी सरकार थी, हमारे पास स्टेट एजेंसीज थी। उस समय देश में नया नया ये कॉन्सेप्ट आया था सर्वे कराने का। हमने देश की सारी सर्वे टीम्स इंगेज करी। हमको ये मालूम था कि हमारे जो विधायक हैं उनमें से 33 विधायक किसी भी हालत में नहीं जीत रहे हैं जिसमें कि हमारे मंत्रिमंडल के सारे सदस्य सम्मिलित थे। उसके बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने सिटिंग गेटिंग फॉर्मूला अप्लाई किया। 3 में किया, 8 में किया, 13 में किया। 13 में मैं खुद विधायक बना था। उस चयन प्रक्रिया का मैं खुद सदस्य था। अब क्योंकि समय बहुत बीत चुका है तो कुछ चीज़ें जो मैं अभी तक नहीं बता पाया था आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये अनफिल्टर्ड है और हम लोग अनफिल्टर्ड कॉफ़ी भी पी रहे हैं। तो 2000 जब 13 का चुनाव हो रहा था तो आदरणीय राहुल जी ने 3 अलग अलग सर्वेस कराए थे। उन तीनों सर्वेस को उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और हम लोगों ने उन तीनों के हिसाब से मार्किंग करी, तैयार की। सीपी जोशी साहब थे, मानिक टैगोर जी थे, मैं था और भी जो प्रोफेशनल्स हैं। हम लोगों ने असेसमेंट तैयार किया कि जो लोग तीनों सर्वे में हार रहे हैं, 3 अलग अलग एजेंसीज ने किया था, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन 2003 में ये कहा गया कि सत्ता में ना आने की वजह आपको बताया गया और एक उदाहरण सेट किया गया कि पुत्र मुँह के चलते अमित जोगी ने अजीत जोगी को खा गए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इसका जवाब जो मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि जब भी तुमसे ये कोई पूछे तो छत्तीसगढ़ में हम लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ी हमारी भाषा है, छत्तीसगढ़ी में ही मैं इसका जवाब दूंगा।
तोला नहीं सकन त तोर पेट के पीलाला देखबो। पापा से नहीं निपट पाए तो मैं एक बहुत सॉफ्ट टारगेट था। तब तो मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं था। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिख रहा था, जेएनयू में पढ़ाई कर रहा था। सेंट स्टीफन से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जेएनयू में जाके मैं अपना इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई कर रहा था, साथ ही साथ यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा था। पापा सीएम बन गए, लाइमलाइट में अचानक आ गए और उन्होंने चर्चा में शायद बता दिया होगा कि अमित का पैदाइश तो अमेरिका में हुआ। पापा उस समय सीधी में कलेक्टर थे। आज भी सीधी में मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, पर हमारे देश में एक परंपरा है कि जो पहली डिलीवरी होती है, जो वाइफ हैं वो अपने ही घर में जाके, मतलब मायके में जाके वो पहली डिलीवरी देती हैं। और क्योंकि मेरी माँ का मायका एक तरह से अमेरिका ही था, उनकी माँ अमेरिका में थी, उनकी बड़ी बहन वहाँ डॉक्टर थी और गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो स्वाभाविक रूप से उनको और मेरे पिताजी को लगा कि बेटर है कि वहीं पे जाके तो मैंने तो चुना नहीं था कि मेरा जन्म कहाँ होना है, ये तो मम्मी पापा ने तय किया। बिल्कुल। पर उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, क्योंकि जब मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, उसके 3 स्टेजेस रहते हैं। पहला एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस होता है। ये दोनों मैंने क्लियर कर लिए। मुझको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। रमेश बैस जी तब यूनियन मिनिस्टर थे, अच्छा, केंद्रीय मंत्री थे बीजेपी के, तब वही यहाँ पे प्रदेश में बड़े नेता थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, कहा कि भाई ये अमित जोगी जी कैसे यूपीएससी परीक्षा में बैठ गए, कैसे वो इंटरव्यू में बैठेंगे, वो तो देश के नागरिक ही नहीं है। तो बड़ी संकट का विषय आ गया। मैंने चेक किया कि हाँ, हमारे देश का जो कानून है 21 साल तक आप दोनों देश के नागरिक रह सकते हैं, जब तक कि आप तय नहीं कर पाए। तो मेरे पास अमेरिकी पासपोर्ट था, वो ज़्यादा सहूलियत वाला है। मैं अपनी मौसी से मिलने जाता था गर्मी की छुट्टियों में अमेरिका, तो वीज़ा बार बार लेना, ये सब झंझटों से बचने के लिए अमेरिकी पासपोर्ट रखा था। अमेरिका देश के प्रति मेरी कोई ऐसी आस्था नहीं थी। मेरा रहन सहन सब कुछ तो हिंदुस्तान का था। यहीं मैं पढ़ा हूँ, यहीं रहा हूँ। बीच बीच में अमेरिका जाता था, अपने मम्मी के घर ननिहाल बोल लीजिए, वहाँ जाता था। तो उस नाते अमेरिकी पासपोर्ट मेरे पास था, पर मैं 23 साल का हो गया था, 2 साल का समय बीत चुका था। और क्योंकि मैंने अमेरिकी पासपोर्ट सरेंडर नहीं किया था, इसलिए मैं टेक्निकली अमेरिकन सिटीजन था। और यूपीएससी एक अमेरिकन सिटीजन का आईएएस के लिए तो इंटरव्यू नहीं ले सकती है। तो इस कारण से, और मुझसे गलती हुई थी, एक क्रिमिनल ऑफेंस भी हुआ था, मैंने पर्जर किया था। क्योंकि जब आप यूपीएससी में इंटरव्यू का फॉर्म भरते हैं तो आपको एफिडेविट में लिख के देना पड़ता है। वो एक प्री फॉर्मेट रहता है, पहले से ही लिखा हुआ रहता है। मैंने उसे कभी गंभीरता से पढ़ा ही नहीं। जो दिया उसमें दस्तखत कर दिए। भाई जो फॉर्म अपन लोग भरते हैं उसमें छोटे अक्षरों में लिखा रहता है, उसमें लिखा था कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान या अथवा भूटान का नागरिक हूँ। उसमें मेरे दस्तखत थे। नवीन चावला जी यूपीएससी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन्होंने कहा भाई ये तो अब बड़ी सीरियस, और डीओपीटी के मिनिस्टर अडवाणी जी खुद थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तब। तो ये निर्णय लिया गया कि ठीक है, हम आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, पर अब आप 6 साल के लिए तो कम से कम ये परीक्षा में नहीं बैठ सकते। तो अगर पापा सीएम नहीं बनते तो अमित जोगी अभी कहीं मंत्रालय में बैठ के बाबूगिरी कर रहा होता। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस समय होम स्टेट का ऑप्शन भी नहीं मिलता था। हम लोग उस दौर में यूपीएससी में बैठते थे जब मालूम है कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, मान लीजिए मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि क्योंकि ईश्वर ने मुझे दिमाग दिया है, तो ऊपर में ही मेरा कहीं नंबर आता। जेएनयू में मुझे गोल्ड मेडल मिला, सेंट स्टीफेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, रायपुर यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया, यहाँ पर भी मुझको गोल्ड मेडल मिला। तो पापा का दिमाग कुछ तो मुझको
मिला मिला हुआ है। है। तो यूपीएससी में भी मुझे अच्छे अंक मिलते, पर अच्छे अंक मिलने का उस समय जो मतलब था कि जो टॉपर्स हैं उनको अल्फाबेटिकली स्टेट का रोस्टर अलॉट किया जाता। तो ए से जो स्टेट चालू होते हैं, जो टॉप किया है यूपीएससी, उसको ए वाले स्टेट मिलते। मुझको अरुणाचल मिल जाता या आंध्रा मिल जाता। तो आज अमित जोगी किसी के लिए मुसीबत नहीं रहता छत्तीसगढ़ में, मैं वहीं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता। पर राजनीति के कारण ये ऐसा हो गया। और उसके बाद ये जो हत्याकांड हुआ, मैं जानता नहीं था कि इस नाम का व्यक्ति कोई है भी मौजूद। और मैं कहीं घूम रहा हूँ और मुझको पता चलता है कि ये हो गया है और इसमें तो आपका ही नाम ले रहे हैं, आप ही ने कराया। मैंने कहा भाई ये है कौन? जो 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 मारे गए हैं उनका मैंने जिंदगी में उसके पहले नाम नहीं सुना था। चलिए, समय कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है। इन 3 सालों में ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऐसी गलतियां या कहीं कुछ ऐसे आरोप जो अब तक उस चीज़ को लेकर पछतावा है, जो 3 सालों में आप लोग के ऊपर लगी, गलतियां कह लो या आरोप कह लीजिए? 3 साल वो कार्यकाल था, 22 साल और गुजर गए हैं। कौन सा आरोप, पछतावा, कौन सा आरोप सिद्ध हुआ है? मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट याद आता है बोफोर्स केस का। वीपी सिंह जी अब नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मेरी जेब में बोफोर्स के प्रमाण हैं और जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा उस दिन वो सारे प्रमाण सार्वजनिक कर दूंगा, राजीव गांधी को जेल जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री से हट गए, क्या रखा है उनकी जेब में आज तक नहीं मालूम। 18 साल बाद, राजीव जी की हत्या के 18 साल बाद, बोफोर्स प्रकरण दर्ज होने के 18 साल बाद, जब वो ट्रायल कोर्ट से बरी हो गए, हाई कोर्ट से बरी हो गए, सुप्रीम कोर्ट जब उनको बरी कर रहा था तो बोले हम बरी तो कर रहे हैं पर ये 18 साल उस आदमी के हम वापस कैसे लौटाएंगे। और वही मेरे साथ भी हुआ। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बने तब वो वाला आरोप गया, जग्गी वाला, तब मुझे मेरे ऊपर नया आरोप लगाया गया झीरम का, कि झीरम भी इन्होंने नहीं कराया है और सबूत मेरी जेब में है। मुख्यमंत्री बने, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, झीरम पर कोई निर्णय नहीं आ पाया। निर्णय क्या, वो जेब में क्या सबूत है? ऐसा कौन सा सबूत है जो आप अपनी जेब से बाहर नहीं निकाल रहे हैं? पर आरोप तो आपने लगा दिया। लेकिन ये भी आप पर एक सवाल उठते आया है कि आपकी उन लोगों के साथ साठगांठ है, नक्सलियों के साथ। तो वही तो कह रहा हूं कि आरोप आरोप उस समय तो, अभी क्या पिछले 3 साल मैं समझता हूं, लोग बोलते हैं कि 3 साल सत्ता से बाहर है ये परिवार, लाइमलाइट से बाहर है, पर ये 3 साल जो गुजरे हैं मेरी ज़िंदगी के सबसे सुखद सालों में से हैं। क्योंकि पहली बार आई एम नॉट इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जितने भी विवाद हुए हैं उसका केंद्र बिंदु अमित जोगी नहीं है। अमित जोगी अभी दर्शक दीर्घा में बैठ के दूसरों का कहते आनंद ले रहा है, वाइकेरियस प्लेजर, कि चलो मैं तो नहीं हूं। जब भी मैं देखता हूं इस पर वो कुछ चल रहा है, उस पर कुछ चल रहा है, तो मेरा जो पहला ख्याल आता है, थैंक गॉड मुझ पर तो नहीं चल रहा है। मैं अब टीवी में देख रहा हूं, डिबेट हो रहा है, अब मैं एक दर्शक की तरह उसको देख के अब बाकी लोगों की तरह इंजॉय कर सकता हूं। चलिए, एक बहुत अच्छा किस्सा था, ये किस्सा बहुत चर्चा में रहा कि आपके पास 2 सीटर वाली स्पोर्ट्स कार आई, चीफ सेक्रेटरी आते हैं उसे वापस कर देते हैं। पिताजी कहते हैं कि दिक्कत ना हो राजनीति में। पिताजी से नाराज़गी थी या सच में वो स्पोर्ट्स कार में आपको दिलचस्पी थी? मैंने तो आज तक कोई स्पोर्ट्स कार में न बैठा हूँ, ना मुझे आप गाड़ियों लेकर का आए कोई, थे फिर उसे रिटर्न करा दिया गया था? ना 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 ना, मैं तो मेरे नाम पर अब जाके ये जब चुनाव खत्म हुए तब मैंने अपने नाम की पहली गाड़ी ली है। इसके पहले और ड्राइविंग मुझे जितनी करनी थी मैंने कॉलेज में कर ली,
जब से पापा पॉलिटिक्स में आए उन्होंने मुझे बोला कि तुम ड्राइविंग खुद नहीं करोगे, तुम रैश ड्राइविंग करते हो, कहीं किसी पे चढ़ गए। मेरे ही स्कूल में मेरे साथ पढ़े थे निखिल नंदा जी, उनका वो BMW केस हुआ। तो मैं कुछ नहीं चाहता कि ये BMW टाइप केस मेरे ऊपर हो। मैंने उस समय से लेके अभी तक स्टीयरिंग व्हील के पीछे अमित जोगी बैठा नहीं है। ये आप स्पोर्ट्स कार की बात कर रहे हैं, मैं फिएट कार, एम्बेसडर कार के व्हील के पीछे भी, स्टीयरिंग व्हील के पीछे नहीं बैठा। चलिए, इसलिए पिताजी शायद वापस करा दिए होंगे। नहीं, कभी गाड़ी का मैं तो जानता भी नहीं हूँ, कौन सी गाड़ी क्या। अमित जोगी पर जैसे आपने कहा ना कि कुछ भी आरोप लगा दो। अमित जोगी का मलेशिया में, कोलालमपुर में होटल है। मुझे कोई बोलता है तो बिल्कुल है ना, जाओ रुको वहाँ पे, फिर जब बिल देने की बात आएगी तब समझ में आएगा तुम्हें किसका होटल है किसका नहीं है। अच्छा, स्पोर्ट्स कार पसंद है कि नहीं पसंद है आपको? ना, बिल्कुल नहीं है। नॉट एट ऑल। ना हमारा ये स्पोर्ट्स में भले ही अब वो only उम्र ना cricket। हो, पर उस वक्त तो पसंद रहा होगा। ना 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 ना, मेरे कई शौक रहे हैं पर ड्राइविंग उनमें से नहीं रहा। चलिए, तमाम उंगलियां आप पर उठी। पिताजी थे तब तक उंगलियों में आपके ऊपर आने नहीं दिया। पिताजी चले गए, आपके ऊपर आरोप को खुद अपने ऊपर पिताजी लेते रहे। क्या अब इसे कहा जाता है कि राजनीति में पुत्र मोह, क्या यही होता है? मैं ठीक इसका उल्टा, जो आपका प्रश्न है उसका जवाब जो है बिल्कुल उल्टा है। जब तक पापा रहे तमाम आरोप मुझ पर लगते रहे। पापा गए उसके बाद कोई एक आरोप लगा है? वही बात सिद्ध होती है, तोला नहीं सकन तो पेट के पीला ला देखो। अब जब पापा नहीं है कोई आरोप नहीं। पापा थे इसलिए आरोप लग रहे थे? बिल्कुल, उनको अटैक करने के लिए एक सॉफ्ट टारगेट। और आज मेरे जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रहे हैं, ना जाने उनको क्या मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वही विपत्ति उनके घर में आई। अमित जोगी 3 साल से साइलेंट था, लेकिन जब उनके घर में विपत्ति आई, मैंने बोला ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। राजनीति करनी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदना निपटनानी है तो आपस में निपटो ना। जिससे आपकी दुश्मनी है, प्रतिद्वंदता है, उससे आप मुकाबला करिए। कहाँ किसी की बेटे को, किसी की पत्नी को आप घसीट रहे हो? ये स्तर राजनीति का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक भुक्तभोगी एक दूसरे भुक्तभोगी को बोल रहा है। अच्छा, जब हम पत्रकार बैठते हैं और जब इस बारे में अजीत जोगी जी के बारे में जब चर्चा होता है तो यही कहा जाता है कि अमित जोगी जी की वजह से सत्ता पे नहीं आए। क्या ऐसी कोई बात है जो उनकी रह रहकर आपको याद दिलाती है कि अब मुझे उस राह पे नहीं चलना है, अब पिताजी ने जो सपना देखा था छत्तीसगढ़ को लेकर उसी राह पर आगे बढ़ना है? देखिए, अमित जोगी कभी अपनी अलग राह पे चला ही नहीं। जो मेरे पिताजी की राह थी उसी राह पर मैं चला। कई बार मैं कहूँगा कि उनसे हटकर भी मैं, जब उन्होंने ओपनली बोला कि नहीं ऐसा करना है, उदाहरण आपको दे रहा हूँ, जब मैंने कहा कि ठीक है अब बाकी IAS में बैठ नहीं सकता, वकालत कर रहा हूँ, उसी समय राहुल जी का पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री हुई। जिस प्रकार से जब राजीव जी आए, एक पूरी पीढ़ी उनके साथ जुड़ गई। उनको लगा कि बहुत एक क्रांति आ रही है देश की राजनीति में, एक नया चेहरा आया है। वैसे ही हम लोगों की पीढ़ी को भी लगा कि राहुल जी आए हैं, कुछ नया होने वाला है, इनके साथ काम करना है। मैंने भी इच्छा जाहिर करी। तब मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें पॉलिटिक्स करना है, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन क्या है? तुम तो छत्तीसगढ़ से हमेशा ज़्यादातर बाहर ही रहे हो, बाहर ही पढ़े हो। तो मुझको उन्होंने ताला करके, एक गाँव है ये मनियारी नदी के ठीक बाजू में, वहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है, तो उस गांव को उन्होंने चुना। इसलिए चुना क्योंकि वो बोलते थे कि हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति का वो त्रिवेणी संगम है। वहाँ दुर्ग जिले की भी संस्कृति, रायपुर की, बिलासपुर, तीनों का वो संगम है। तो वहाँ पर मैं रहा 3 महीने विदाउट मोबाइल। जब यानी
अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं वो भी मुझे खुले में जाकर, तब मोदी जी का वो शौचालय वाला नहीं आया था, तो खेत में ही जाकर लोटा लेके वो सब किया, नागर जोता, जो यहाँ पे लोग जो उनका रहन सहन है उसको अपना रहन सहन अपनाने का वो पूरी ट्रेनिंग जब ले ली, और जब मैं छत्तीसगढ़ी बोलने लगा फ्लुएंटली, यहाँ के दोहे मुहावरे, यहाँ की संस्कृति, उसका मैंने अंगीकार किया, तब पापा ने कहा ठीक है अब आप पॉलिटिक्स करिए। और पॉलिटिक्स की शुरुआत मैंने राहुल जी के जन्मदिन जून 19 दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर से शुरू करी, सुकमा तक पदयात्रा की। तब उसी समय मेरी पदयात्रा के हार्डली 1 महीने पहले सबसे भयानक नक्सली इंसिडेंट इतिहास का चिंतलनार में हुआ था। 76 हमारे सीआरपीएफ जवान एक बस में सवार थे, उसको ब्लास्ट कर दिया गया। और जब मैं वहाँ से गुजरा तो वहाँ पर उनका जो सामान था, उनका पर्स और ये वो, उसके चितरे तब भी वहाँ पड़े हुए थे। तो ऐसे, और मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों ने बहुत मना किया कि मत जाओ मत जाओ। मैंने कहा नहीं, अब मैंने बोल दिया है तो मैं जाऊंगा। और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरी तब लगभग शादी तय हो गई थी। मैं लड़की को पसंद करता था, वो भी मुझे पसंद करती थी। पर जब उन्होंने पढ़ा कि ये तो नक्सली क्षेत्रों में जा रहा है, तो उन्होंने तो मुझसे बात नहीं करी, उनके पिताजी ने मुझसे फ़ोन पे बात कही। बोले कि देखो, मैंने हाँ इस शर्त पे बोला था कि एक वकील से मेरी बेटी की शादी होने वाली है, एक नेता से नहीं करवाऊंगा। अच्छा। तो यू हैव टू चूज़। तो मेरी तो वो एक तरह से लव लाइफ ही ख़त्म हो गई उसके बाद। तो पर मैंने वो सेक्रीफाइस किया और उस रास्ते पर मैंने चलने की कोशिश की। अमित जोगी ने जो पॉलिटिक्स करी है, हमेशा इश्यू बेस्ड और फैक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की है। जो जितने भी आरोप लगे, आपने खुद ही उसका बहुत अच्छा मतलब सवाल पूछ के मुझे एक अच्छा जवाब भी दे दिया कि जब तक पापा थे तब तक आरोप, जब वो चले गए, आप बताइए कौन सा आरोप लगा है। चलिए, बाद में फिर उस लव लाइफ का फ़ोन आया कि नहीं आया कि यार गलती हो गई मेरे से? नहीं, अब जब शादी हो जाती है तो क्या है कि वो अर्धांगिनी बन जाती हैं। मतलब ऋचा जो हैं, अब वो मेरी हमसफ़र हैं, वही मेरी लाइफ हैं, वो मुझको कंप्लीट करती हैं। अब उनके बगैर तो मैं सोच भी नहीं सकता ये ज़िंदगी कैसी होगी। चलिए, सबके जीवन में ये पड़ाव एक बार ज़रूर आता है। जो भी होता है अच्छे मुझे लगता है अच्छे के लिए होता है। सरकार नहीं बनी, 3 बार नहीं बनी, मुझे आईएएस में बैठने नहीं दिया गया, मेरे ऊपर केस किए गए, मैं वकील बन गया, मैं सार्वजनिक जीवन में आ गया। और अब जब पिछले 2-3 साल मैं सबसे दूर रहा, जैसे मैंने कहा कि अब दर्शक दीर्घा में बैठकर अमित जोगी देख रहा है कि क्या है, क्या चल रहा और उधर भी देख रहा है और खुद के अंदर भी देख रहा है, स्पिरिचुअली भी देख रहा है। तो मुझको लगा कि ईश्वर ने मुझे जब सब कुछ दिया है, इतना लोगों का प्यार, इतने अच्छे पेरेंट्स के घर में मैं पैदा हुआ, सब कुछ है, तो ये ज़िंदगी जो है इसका पर्पस क्या है, क्यों? स्वाभाविक है कि देखिए, मेरे पिताजी हमेशा किसी न किसी ये अपनी ज़िंदगी में, अब मैं 47-48 का हो गया हूँ, पहली बार हम लोग अपने खुद के घर में रह रहे हैं। हाँ, तब तक तो फिर इसके पहले तो हमेशा या तो कलेक्टर बंगला या सांसद बंगला या मुख्यमंत्री बंगला या ये बंगला वो बंगला, मैं खुद भी रहा तो सब बंगले ही बंगले रहे, सरकारी घरों में रहा। अभी जाके खुद के घर में, तो जब खुद के घर में रह रहे हैं
तो एक सुकून मिलता है। और आध्यात्मिक जो इच्छाएं हैं वो भी कि अध्यात्म से हमारा क्या रिलेशन है, बिल्कुल। क्यों हम यहाँ धरती पे हैं। चलिए, इसी से जुड़ा एक सवाल। अजीत जोगी का जब जिक्र आता है तो छत्तीसगढ़ का जिक्र आता है, राजीव गांधी से दोस्ती का जिक्र आता है और गांधी परिवार के करीबी होने का भी जिक्र आता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक से कि सब कुछ बदल गया, छत्तीसगढ़ियावाद की हित की बात होने लगी, नई पार्टी बनाने की बात होने लगी? पापा ने इसका जवाब दिया है, उनकी पुस्तक है सपनों का सौदागर, उसमें इस पूरे जो दौर का उन्होंने बखान किया है और मुझे लगता है कि उसमें सारे जवाब मिल जाएंगे। जहाँ तक गांधी परिवार की बात है, वो संबंध पहले भी थे, वो संबंध आज भी हैं और वो संबंध कल भी रहेंगे। जब पापा के जाने के बाद 4 महीने बाद हम लोगों को बेटा हुआ, मैंने तो बेटे का नाम पापा के नाम पर ही रखा, अजीत नाम रखा। और क्योंकि तत्काल नाम कुछ देना पड़ता है कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट में क्या, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि क्या नाम, अजीत रख दिया। अब मम्मी ने कहा कि नहीं, ये अजीत तो ठीक है पर नाम जो है परिवार का मुखिया ही रखता है और नाम जो है सोनिया जी ही रखेंगी। तो जो अयान का नाम रखा गया है वो मैंने नहीं रखा, वो ऋचा ने नहीं रखा, वो मम्मी ने नहीं रखा, वो आदरणीय सोनिया जी ने ही, उन्होंने 3 नाम सुझाए थे जिसमें से ये नाम मम्मी को ज़्यादा पसंद आया, तो अयान नाम उन्होंने ही रखा है। और आज भी जब भी मेरी माँ जाती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं, वो पारिवारिक संबंध थे, रहेंगे। मैंने हमेशा उन संबंधों का सम्मान किया। जहाँ तक पार्टी की बात है, जब मैं उस समय विधायक था, मैं आपको 1-2 घटनाएं बताऊंगा। पोलावरम को लेके, पोलावरम में आंध्र प्रदेश की सरकार बांध बना रही थी, आज भी वो बांध बन ही रहा है और जब बांध बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा डुबान में आ जाएगा। उस समय हम लोग कांग्रेस पार्टी के, हमारे 8 बस्तर के विधायक थे, हम लोगों ने यह तय किया कि भाई विधानसभा में मैं एक संकल्प भी लेके आया था कि बांध नहीं बनना चाहिए, संकल्प सर्वसम्मति से पारित भी करवाया। तो उसी के विरोध में हमने कोंटा में एक सभा का आयोजन किया था कि कोंटा से हम लोग जाएंगे मलकानगिरी और मलकानगिरी से फिर हम लोग जाएंगे पोलावरम और वहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे, चाहे वहाँ की सरकार हमें अरेस्ट कर ले या नहीं करे, वो उनके ऊपर था। मैं जा ही रहा था कि मुझे तब AICC के यहाँ के प्रभारी महासचिव थे, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं यंग मैन, हम लोग जा रहे हैं पोलावरम। तो बोले कि आपने कांग्रेस अध्यक्ष का लेटर नहीं देखा है क्या? उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है और इसका कांग्रेस पार्टी पूर्ण समर्थन करती है, तो आप इसका विरोध नहीं कर सकते। अब हम लोगों के लिए तो बड़ा एम्बेरसिंग सिचुएशन हो गया कि वहाँ इतने लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। और तो मेरे उस समय एक बहुत ही पारिवारिक मित्र रहे, इत्तेफाक से वो वहाँ पुलिस की कमान देख रहे थे। मैंने उन्हीं से कहा कि भाई कुछ अब आप तरीका निकालिए कि इज्जत तो बच जाए, नाक ना कटे, क्योंकि अगर ये बोल दूं मैं कि भाई पार्टी हमको ये करने नहीं दे रही है, तो फिर हम लोगों को रास्ते में ही फिर पुलिस ने रोक दिया कि भैया आपको सुरक्षा नहीं दे सकते, इसलिए आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। तो उस तरह से मैं बचा। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी किया। रमन सिंह जी की सरकार ने शिक्षकों की भर्ती, जो नर्सों की भर्ती आउटसोर्सिंग पद्धति से चालू की। तो हम लोगों ने आंदोलन, मैंने उसको बहुत एक इश्यू बनाया आउटसोर्सिंग करके।
उसमें जो कांग्रेस के वही नेता मुझे बुलाए। जब विधानसभा में हम लोगों ने दस्तखत करके खूब सारे कागज़ इकट्ठे किए थे, फॉर्म भरवाए थे कि हम लोग क्वालिफाइड हैं, ये हमारी क्वालिफ़िकेशन है, हम इंजीनियर्स हैं, हम 12वीं क्लास में मैथ्स पढ़ाने को तैयार हैं, ये सारे खूब सारा रजिस्टर्स लेके मैं विधानसभा में गया और उसको वहाँ पे रख दिया। तो उसके लिए मुझको विधानसभा से निलंबित वगैरह भी किया गया था। हाँ, उस वक्त मैं थी उस वक्त। वो शराबबंदी को लेकर मैंने रमन सिंह जी के ऊपर जाके गंगाजल भी छिड़क दिया था। हाँ, तो उसके लिए भी मैं निलंबित हुआ। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज़्यादा मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड तो नहीं मिला, पर सबसे ज़्यादा निलंबित होने वाला एकमात्र मैं विधायक हूँ जिसे दोनों दल के नेता सदन मतलब मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, दोनों ने प्रस्ताव, जो पहली बार हुआ होगा कि एक प्रस्ताव लाया, एक ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया, वो था अमित जोगी पर निंदा प्रस्ताव। तो वो निंदा प्रस्ताव भी मेरे ऊपर पारित हुआ। उसको मैं एक मेडल की तरह, जैसे ये आपने लगाया है बैच या ये है, उसको मेडल की तरह विपक्ष में मुझे रह के सरकार से सर्टिफिकेट सर्वश्रेष्ठ विधायक का नहीं चाहिए। मुझे अगर निलंबित कर रहे हैं, मैं अगर सरकार की नाक में दम पैदा कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूं कि मैंने सही भूमिका विपक्ष के विधायक होने की पूरी करी। पर इन सब चीज़ों से आउटसोर्सिंग पे मुझको बोला गया कि क्या आप भारत के नागरिक नहीं हैं, क्या यूपी और बिहार के लोगों को वो समान अधिकार नहीं रहना चाहिए। तो मैंने देखा कि जो मेरी ब्रांड है पॉलिटिक्स करने की, जो मेरे पिताजी की भी ब्रांड है, रीजनलिज्म, जो लोग बोलते थे कि ये छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी की अस्मिता के बारे में, ये राष्ट्रीय पार्टियों में इनकी एक सीमा तक स्पेस है। उसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक अमेरिकी कंपनी को बोला कि आप विदेशी कोयला हमको इंपोर्ट करके दो। अरे, जब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है, यहाँ सरगुजा में है, तो आप सेनेगल से, अफ्रीका से, इंडोनेशिया से कोयला लेके आएंगे। ये बेतुका अग्रीमेंट किया गया और बाद में पता चला कि जिस कंपनी के साथ ये 120 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया गया था, वो अस्तित्व ही नहीं उस कंपनी का। और जब ये सब बातें मैंने एनएमडीसी के समक्ष रखी तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है, ये तो एक साइबर क्राइम हो गया है। जैसे कोई जमतारा से लड़की की आवाज़ में फ़ोन करके आपको मुझको बोलता है, नहीं नहीं आप अपना वो दे दीजिए ज़रा, आधार नंबर और वो नंबर। अरे, एनएमडीसी क्या ऐसी भोली भाली है कि किसी ने अमेरिका से आपको फ़ोन करके बोल दिया कि मैं फला हूँ, ये हूँ, मैं आपको अभी कोयला देती हूँ, आपने 120 करोड़ रुपए का उनको चेक दे दिया। ये साइबर क्राइम नहीं है, ये ईडी का मामला बनता है, ये सीबीआई का मामला बनता है। और क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों ही हम जानते हैं किस प्रकार से काम कर रही हैं, तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या हाई कोर्ट की निगरानी में जांच का मामला बनता है। चलिए, आपकी तो ये सब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, इन सब में हमारे मुख्यमंत्री जी, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनका क्या रोल है? क्या वो इसका विरोध करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी? क्या भाजपा इसका विरोध करेगी? जब नगरनार, कौड़ियों के दाम, एक विदेशी कंपनी, आर्सेनल कंपनी फ्रांस की कंपनी है, निपॉन कंपनी जापान की कंपनी है, आर्सेनल मित्तल निपॉन कंपनी को यह दे दिया जाएगा, कोई छत्तीसगढ़ का आदमी इसका विरोध करेगा? दोनों पार्टी पोलावरम में कौन विरोध कर रहा है? हमारा जो पूरा कोयले का भंडार है सरगुजा में, वो सौंप दिया गया अडानी को। कांग्रेस के राज में भी अडानी को खदानें दी गई, भाजपा के राज में भी दी गई, बल्कि मैं तो कहूंगा कांग्रेस के राज में ज्यादा दी गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो फैक्ट है। रमन सिंह 15 साल रहे, 3 खदानें दी। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, 9 खदानें दी। आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर आपको शायद उसी, चलिए सच्चाई भी बोल रहे हो। क्या आपको उसी पार्टी में वापस जाना है कि नहीं जाना है? मैं आरोप लगाने के बिजनेस में नहीं हूं।
मुझ पे इतने आरोप लगे हैं, मैं अब आरोप नहीं लगाता हूं, मैं तो तथ्यों के साथ किस दिन क्या बंटन हुआ, गारे पालमा 1 इस दिन दिया गया, पैसा इस दिन दिया गया, PAKB इस दिन दिया गया, मैं आपको तारीखें बता दूं। पूरे साक्ष्य मौजूद हैं? हाँ, चलिए मैं एक वकील हूं, साक्ष्यों के आधार पर मैं बोलता हूं। चलिए, तो ये तो फैक्ट है कि 5 इयर्स आपने कितनी खदान आवंटित करी। मैं रमन सिंह को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, पर दोनों ही। और इसी कारण से, क्योंकि आपका यह प्रश्न था कि क्यों इतने करीबी होने के बावजूद क्षेत्रीय दल बनाना पड़ा, क्योंकि जो हमारे मुद्दे थे छत्तीसगढ़ के लोगों के मुद्दे। अब लेकिन मुझको लगता है मेरे पिताजी थे, वो कुछ कर पाए। पहली बार छत्तीसगढ़ के ही नहीं, मैं बोलता हूं मेनलैंड, जो काउ बेल्ट बोलते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों स्टेट में कभी रीजनल पार्टी नहीं आई और अभी भी नहीं आई है। इन तीनों स्टेट्स में केवल एक ही पार्टी है जो मान्यता प्राप्त है, स्टेट पार्टी, वो है जोगी जी की ये पार्टी। पर पापा थे, वो चला पाए। मैंने देखा, मेरी भी कमजोरी रही, पर छत्तीसगढ़ में रीजनल पार्टी क्यों नहीं चल पा रही है मैं नहीं जानता, पर फैक्ट यह है कि नहीं चल पा रही है। ऐसे में किसी नेशनल पार्टी के अंदर ही रह के आप छत्तीसगढ़ की बात कर पाएंगे। आज अमित जोगी इतना सब जो चीख चिल्ला के बोल रहा है, आपके पॉडकास्ट में बोल रहा है, यही बात अगर मैं पार्लियामेंट में बोल रहा होता या विधानसभा के अंदर बोल रहा होता तो उसका एक अलग वेट होता। और अगर वहां मुझे जाना है और उसके लिए मुझे कोई भी रूट चुनना पड़े, चाहे अलायंस से, चाहे उनके साथ मर्जर से, पर मुझे लगता है कि अमित जोगी का नहीं, पर इन बातों का, इन मुद्दों का विधानसभा, इन मुद्दों का लोकसभा, इन मुद्दों का मैं चाहूंगा न लोकसभा न विधानसभा, सीधे सीधे मंत्रालय के अंदर पहुंचना बहुत जरूरी है। इससे ये साफ होता है कि अमित जोगी अब अपनी पार्टी से नहीं, अब वापस कांग्रेस में प्रवेश करने वाले हैं। मैंने कहा मेरे लिए वो हर रास्ता जायज है जो इन मांगों को, इन मुद्दों को सही जगह पे पहुंचाता है। उस जगह पहुंचाने के लिए अमित जोगी को जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेगा। पर आज मेरे सामने ऑप्शंस क्या है? एक ऐसी पार्टी जो अपना साम्राज्य सांप्रदायिकता की बुनियाद पे खड़ी कर रही है, उसके साथ तो मेरा डीएनए कभी मेल नहीं खाएगा। एनडीए और अमित जोगी का डीएनए, ये दोनों कभी मेल नहीं खा सकते। तो अमित जोगी के पास या छत्तीसगढ़, अब अमित जोगी नहीं, छत्तीसगढ़ की अगर बातें सही जगह पहुंचानी है तो मैं नहीं कहता कि कांग्रेस एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। आज बिहार का रिजल्ट आया, आपने देख लिया। लोकसभा के बाद आप लगातार देखते जा रहे हैं। मैं तो बार बार बोलता हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि जिस पार्टी का इनकमिंग कॉल बंद हो गया है, केवल आउटगोइंग ही चल रहा है, एक मैं हूं जो लगाऊं कि इनकमिंग ले लो भाई, वहां तो केवल आउटगोइंग हो रहा है, फिर भी नहीं ले रहा है। तो आप बोल दीजिए ना, मैं कांग्रेस में आना चाहता हूं वापस। अरे लिख के दे दिया है, मेरी मां ने आवेदन लिख के दिया है, उसमें मेरी भी दस्तखत है। इतनी वहां पे क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कौन है जो नहीं चाहता कि अमित जोगी पार्टी में आए? कौन है नहीं चाहता है? नहीं चाहता है, पर मेरे को तो अब हंसी आ रही है कि कोई आपकी मदद करना चाह रहा है। आपकी जो स्थिति हो रही है आप देख रहे हो, एक आदमी है इस पूरे प्रदेश में जो बोल रहा है, डूबते हुए जहाज में मैं बोल रहा हूं चलो मैं चढ़ने को तैयार हूं, मुझको लगता है कि इस जहाज को डूबने से बचाया जा सकता है। जो लोग डूब रहे हैं उनको मैं एक लाइफ बोट दे रहा हूं, और वो बोलते हैं नहीं। तो क्या इसके पीछे भूपेश बघेल जी हैं? मुझे नहीं मालूम, ये तो उनका इंटरनल मैटर है। पर जहां तक मेरी बात है, मेरे लिए
व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, भूपेश बघेल जी हो या टीएस सिंहदेव जी हो या कोई हो। अमित जोगी ने अपनी लाइफ में बहुत कम समय में ऐसे लोगों के साथ मुझे राजनीति करने का अवसर मिला है, स्टालवर्ट्स, राइट फ्रॉम अर्जुन सिंह जी, सोनिया जी, इन लोगों के साथ उठने बैठने का, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होने का अवसर मिला है कि अब जो स्तर है राजनीति का, क्वाइट फ्रैंकली मुझे कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन इस तरह की पॉलिटिक्स, बेटे पर, मां पर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस प्रकार से तथ्यहीन, आधारहीन, मुद्दाविहीन राजनीति हो रही है, तोड़ने की राजनीति, कोई पागल ही आदमी होगा जो चाहेगा कि उसमें कूदे, पर है एक पागल, और मैं अपने लिए नहीं, जनता के लिए। आप सामने सीएम हाउस है, यहां मैं हूं, मुश्किल से 20 मीटर का फासला है। कभी चाय पीने जा सकते हैं? पड़ोसी हैं, पड़ोसी घर तो जाया जाता है। बिल्कुल, और जब भी मौका मिलता है, मैंने शिष्टाचार, आप इनकी बात कर रही हैं, इनसे तो मेरा जब माननीय मुख्यमंत्री जी सरपंच थे, मैं उनके गांव गया हूं। उनकी जो पंचायत बिल्डिंग है उसका जो उस समय मेरे पिताजी सांसद हुआ करते थे, उनके साथ हम लोग गए थे बगिया गांव, ये तब नए नए सरपंच बने थे, तो मैंने उनको तब से जानता हूं। और एक बात मैं जरूर मुख्यमंत्री जी की तारीफ में कहूंगा कि वो एज सरपंच और एज मुख्यमंत्री, उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया है। जितने सरल और सीधे वो हैं, पर आज छत्तीसगढ़ को सरल सीधे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ को एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री की जरूरत है, जो दिल्ली में जाके मोदी जी से कुछ लेके आ जाए, उनसे कुछ मांग के आ जाए। चलो दिल्ली जाके नहीं बोल पाते, जब मोदी जी यहां आते हैं तब तो आप कुछ मांग कर सकते हैं। तो ये 2 साल हो चुके हैं ना, कभी वो आपके घर जाते या आप उनके घर चले जाते, ना, तो ना, ये ना। बात उन्हें समझा देते कि यार नहीं, कई बार मुख्यमंत्री जी इतने सरल मत बनिए, कुछ लेके आइए। नहीं, कई शादी ब्याह में हम लोगों को घंटों बैठने का अवसर मिला। मेरी माँ अभी जब मेरे पिताजी की मूर्ति को लेके ये घटना घटी, उनकी मूर्ति पहली बार मुझे लगता है कि भारत में ऐसी घटना घटी है कि हम सुनते थे कि मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई, चौक चौराहे से मूर्ति उखाड़ के चोरी हो गई, जोगी जी की मूर्ति। तो उस संबंध में मैं तो वहाँ था अपने गांव में, पर मेरी माँ गई, मुख्यमंत्री जी से मिली, उस समय चर्चा हुई, तो उनसे पारिवारिक और निजी संबंध रहेंगे। उनका व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूं, सारे मंत्रियों का, छत्तीसगढ़ के सभी जितने सीनियर नेता हैं सबका मैं सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत रूप से सब बहुत अच्छे हैं, पर केवल अच्छा होना अब क्वालिफिकेशन नहीं है। आपको चाहिए जो प्रदेश के लिए लड़ सकता है। भूपेश बघेल जी मेरे विरोधी हैं, पता नहीं क्यों, मैं उनका विरोधी नहीं हूं, पर वो मेरे विरोधी हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वो आदमी कम से कम लड़ते तो हैं। चलिए, आज की मौजूदा स्थिति में अजीत जोगी जी के जाने के बाद अमित जोगी अपने आप को कहां पाते हैं? अमित जोगी को ढूंढने में ही जो मेरे पिताजी को गए पिछले चुनाव हुए, इस वक्त मैं अमित जोगी को ही ढूंढ रहा था, और जो ढूंढ के अमित जोगी मिला है, जो पुराना अमित जोगी है वो मर चुका है, उसको मैंने दफन कर दिया है। अब मेरी खुद की कोई इच्छाएं नहीं रही, जो भी इच्छाएं बहुत कम समय में सब कुछ। आपने स्पोर्ट्स कार और ये बोला, स्पोर्ट्स कार बहुत छोटी सी चीज़ थी, आप कोई बड़ी चीज़ बोलती, पर सारी इच्छाएं अमित जोगी ने पूरी कर ली हैं। अब जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ मेरे भाई बहन हैं, मेरे अंकल आंटी, चाचा चाची, मेरे भतीजे भांजा, ये जितने लोग हैं, उनकी क्या इच्छा है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, उसके लिए अमित जोगी काम करेगा। जोगी जी का एक नेचर था, सुकालू, दयालु, मयारू। जब भीड़ जब सभा होती थी, नाम से पुकारते थे, कहते थे
मुख्यमंत्री मुझे नाम से जानता है, एक अपनापन का स्वभाव उनके अंदर था, वो स्वभाव अब अमित जोगी के अंदर आ चुका है? जैसा कि मैंने कहा शुरू में कि अमित जोगी जो है बहुत ज़्यादा दिमाग से राजनीति करते थे और जोगी जी बहुत ज़्यादा दिल से। तो उनका जो लगाव था छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति के साथ, वो दिल का लगाव था, वो एक आत्मीयता थी। जोगी जी भले ही 3 साल के लिए ऑफिशियली मुख्यमंत्री रहे, पर जब तक वो सांसें लेते रहे, भले उनका पाँव नहीं चल रहा था, पर उनके लोगों के दिल में जोगी का राज कायम था उनकी अंतिम सांस तक। जितना प्यार इस प्रदेश के लोगों ने जोगी जी को दिया है, जोगी परिवार को दिया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और के लिए उन्होंने इतना प्यार दिया होगा। तो इसलिए मैं हमेशा उस चीज़ का ऋणी रहूँगा और ये हमारी परिवार की ताकत रही है। और उसको पाने में ये एक ऐसा सफ़र है जो कोई व्यक्ति शायद ही तय कर पाए। अजीत जोगी बनना बहुत ही मुश्किल नहीं, मैं समझता हूँ कि नामुमकिन सा है। इट्स एन इम्पॉसिबल थिंग। तो मैंने अब अजीत जोगी बनना, वो वाला उस रेस में मैं अगर compete करूँगा कभी नहीं जीत सकता। तो मुझे अब अमित जोगी को ऐसा बनाना है कि लोग उसमें कहीं ना कहीं अजीत जोगी जी को देखे, पर वो डुप्लीकेट नहीं बन सकता है। चलिए, उम्मीद है कि जिस अमित जोगी को हमने अजीत जोगी के कार्यकाल के समय देखा था, वो अमित जोगी अब बदल चुके हैं और उनकी बातों से लग रहा है कि अब वो उसी राह पर जाने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि उस राह पर वो चले और जनता के दिलों को फिर से वो जीते। अमित जी, हमारे एक कार्यक्रम में होता है रैपिड फायर, आपको सिर्फ एक शब्दों में उसका आंसर देना है। मैं 10 प्रश्न आपसे करूँगी। आपके हिसाब से छत्तीसगढ़िया कौन, परदेसिया कौन? जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, मन के एक समान। आपने बोला एक ही, उसमें मन के एक समान। मैं नहीं, बाबा घासीदास, बाबा साहब अम्बेडकर, अजीत जोगी और अब अमित जोगी भी वही बोल रहा है, मन के एक समान। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या क्या? बेरोजगारी। कई समस्याएं, पर बेरोजगारी। प्रदेश में नक्सल कार्रवाई को लेकर अमित जोगी संतुष्ट हैं? नक्सलवाद खत्म हो रहा है, अच्छी बात है। क्यों खत्म हो रहा है? बस्तर को अडानी और आर्सरल मित्तल को देने के लिए। मोदी की गारंटी, अडानी मित्तल की एंट्री? बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ा मिथक क्या? अमित जोगी विलन है। अमित जोगी का राजनीति वाला हथियार क्या? जो दिल में है, बिना किसी डर के। मैं नहीं परवाह करता कि कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है, मैं अपनी बात रखता हूँ। किससे ज़्यादा सीख मिलती है, आलोचक या समर्थक? एनी टाइम आलोचक। कौन सा आरोप आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है? इतने सारे आरोप है, इतने आरोप लगे हैं, चमड़ी मोटी हो गई है। पिता की कौन सी सीख पर आप अमल करते हैं? उनका दिल मुझ में आ जाए, यही मैं चाहता हूं। एक शब्द में जोगी परिवार। 3 करोड़ लोगों का परिवार। अगर राजनीति में न होते तो अमित जोगी क्या होते? अमित जोगी कई चीज़ें हो सकते थे, वकील हो सकते थे, अधिकारी हो सकते थे, पर और राजनीति कभी मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं रहा। राजनीति मुझे अपनी तरफ खींच लाया, नहीं तो मैं अपने में बहुत खुश था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।